नमस्कार दोस्तों, मैं मनोज सैनी फिर एक बार अपने YouTube चैनल पर आपका स्वागत करता हूँ। इससे पहले वाले वीडियो के अंदर हमने भारत में सल्तनत काल और मुग़ल काल के इतिहास की जानकारी के स्रोतों के बारे में अध्ययन किया था कि ऐसे कौन सी पुस्तकें, ऐसे कौन से ग्रंथ हैं जिनके द्वारा हम सल्तनत काल की या मुग़ल काल की महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। आज का जो वीडियो है वो मध्यकालीन भारत के इतिहास पर है और मध्यकालीन भारतीय इतिहास में हम देखते हैं सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट आता है, वो आता है आपकी दिल्ली सल्तनत की स्थापना। तो आज का हमारा जो टॉपिक है वो है दिल्ली सल्तनत की स्थापना। दिल्ली सल्तनत की स्थापना कब हुई थी, किसके द्वारा हुई थी। तो इसके पहले हम देखते हैं कि भारत पर मोहम्मद गजनी ने 17 बार आक्रमण किया था। भारत में मोहम्मद गजनवी ने 17 बार आक्रमण किया था, परंतु उसका एक ही ध्येय था, भारत के अंदर लूटमार करना, यहाँ से अपार धन संपदा लूट कर ले जाना। उसके बाद में आया था मोहम्मद गोरी। और मोहम्मद गोरी के साथ में था कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक जो मोहम्मद गोरी का गुलाम था और जिसने भारत में गुलाम वंश की स्थापना की थी। तो थोड़ा सा कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में भी देख लेते हैं। कुतुबुद्दीन ऐबक जिसका जन्म तुर्किस्तान के अंदर हुआ था सन 1150 में। और कुतुबुद्दीन ऐबक और मोहम्मद गोरी का क्या संबंध है उसके बारे में देखते हैं कि मोहम्मद गोरी ने कुतुबुद्दीन ऐबक को तुर्किस्तान के काजी के द्वारा खरीदा था। मोहम्मद गोरी की एक विशेषता थी कि वह अपने गुलामों के साथ में पुत्रवत व्यवहार करता था, अपने पुत्रों की तरह व्यवहार करता था। बाकी प्राचीन काल में हम देखते हैं कि जो गुलामों को खरीदने और बेचने की परंपरा काफ़ी दिनों से चली आ रही थी प्राचीन काल के अंदर, और गुलामों के साथ एक अमानवीय व्यवहार किया जाता था, परंतु गोरी के मामले में ये बहुत अलग है। मोहम्मद गोरी ने अपने दासों के साथ में, अपने गुलामों के साथ जैसे पुत्रों के समान व्यवहार किया जाता है वैसा व्यवहार किया जाता था। और इसने शुरू से ही देख लिया था कि कुतुबुद्दीन ऐबक एक प्रतिभावान व्यक्ति है, और इसी कारण से जब इसने खरीदा था, इसने अपने कई आक्रमणों में उसे अपने साथ में रखा था और उसकी योग्यता से काफ़ी प्रभावित हुआ था। तो इसी कारण से इसको अमीर आखुर पद दिया था इसने। ये सेना का प्रमुख होता है अमीर आखुर। तो इसकी प्रतिभा से प्रसन्न होकर इसे मोहम्मद गोरी ने अमीर आखुर पद दिया था। तो जैसा भी आपको बताया था, कुतुबुद्दीन ऐबक का जन्म 1150 में तुर्किस्तान के अंदर हुआ था और एक काजी के द्वारा इसे मोहम्मद गोरी ने खरीदा था। कुतुबुद्दीन ऐबक जो एक नाम है उसका मीन्स कई जगह अलग अलग दिया जाता है, जैसे इसको कुरान खान भी कहा जाता है, चंद्रमुखी भी है, और आपको बता देता हूँ कुतुबुद्दीन ऐबक को लखबख्श भी कहा जाता था इसकी दानवीरता के कारण। तो भारत के अंदर मोहम्मद गोरी ने जो आक्रमण किए थे, आपको पता हो 1191 के अंदर तराइन का प्रथम युद्ध लड़ा गया था और 1192 में तराइन का द्वितीय युद्ध लड़ा गया था। इन दोनों युद्धों के अंदर मोहम्मद गोरी का आप कह सकते हो कि सपोर्ट कहते हैं, या इन दोनों युद्धों के अंदर कुतुबुद्दीन ऐबक का बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान था। तो जैसा आपको बताया था, तराइन के अंदर पहला युद्ध हुआ था 1191 में जो मोहम्मद गोरी और पृथ्वीराज चौहान के मध्य हुआ था, जिसमें पृथ्वीराज चौहान को विजय प्राप्त हुई थी। और उसके बाद में जो द्वितीय युद्ध हुआ था 1192 के अंदर तराइन के मैदान के अंदर मोहम्मद गोरी और पृथ्वीराज चौहान में, इस युद्ध के अंदर मोहम्मद गोरी विजयी हुआ था। मोहम्मद गोरी विजय होने के पश्चात वो यहाँ से लौट गया और उसने भारत के अंदर अलग अलग स्थानों पर अपने प्रतिनिधि छोड़ दिए, अपने जो गुलाम थे उनको यहाँ पर स्थापित कर दिया था। तो यहाँ जो दिल्ली है, दिल्ली में कुतुबुद्दीन ऐबक का अधिकार था। और उसके बाद में हम देखते हैं कि जैसे 1206 के अंदर, सन 1206 में मोहम्मद गोरी की मृत्यु हो गई थी। आपको बता देता हूँ 1206 में मोहम्मद गोरी की मृत्यु हुई थी झेलम नदी के तट पर। झेलम नदी के तट पर मोहम्मद गोरी की मृत्यु हुई थी और इसे कहा जाता है कि खोखर जाति के लोगों ने मारा था। तो मोहम्मद गोरी की जब मृत्यु हो गई थी उसके बाद में उसके द्वारा जो स्थापित ये संपूर्ण साम्राज्य है वो एक तरह से विघटित हो गया था, या उसको संभालने वाला कोई नहीं था।
तो जहाँ पर जितने भी जो प्रतिनिधि उसने छोड़े थे, जितने भी गुलामों को उसने छोड़ रखा था, उन्होंने अपने अपने क्षेत्रों के अंदर अपना आधिपत्य स्थापित कर दिया। जैसे हम कह सकते हैं कि जैसे गयासुद्दीन है जो उसका भतीजा था, उसने गौर प्रदेश को अपने अधिकार में ले लिया। यल्दौज है वो किरमान के अंदर, कुबाचा है उसने उच्च और मुल्तान के अंदर अपना अधिकार स्थापित कर लिया। तो इस तरह जो मोहम्मद गोरी ने एक बहुत बड़ा एम्पायर स्थापित किया था, वो टुकड़ों में विभाजित हो गया था, और जितने भी जो उसके दास थे वो अपने आप को उसका एक उत्तराधिकारी मान रहे थे, या अपने आप को एक उत्तराधिकारी के रूप में देख रहे थे। तो ऐसे समय में जो कुतुबुद्दीन ऐबक था, जिसे गुलाम वंश का संस्थापक भी कहा जाता है, उसने जो दिल्ली के जितने भी तुर्क थे उन्होंने उसकी सत्ता स्वीकार कर ली थी। और उसके बाद में जो लाहौर के महत्वपूर्ण तुर्क थे उन्होंने भी इसकी शासन सत्ता स्वीकार कर ली। तो इस प्रकार धीरे धीरे दिल्ली और लाहौर जो दो महत्वपूर्ण केंद्र थे दिल्ली सल्तनत के अंदर, इन दोनों पर इसका अधिकार हो गया था। परंतु इसको पता था कि वह अब तक एक गुलाम है, वह गुलामी की जंजीरों से आज़ाद नहीं हुआ है। तो इसने क्या किया, कुतुबुद्दीन ऐबक ने, जो गयासुद्दीन था, गयासुद्दीन जो गौर प्रदेश का शासक था और मोहम्मद गोरी का भतीजा था, तो इसने एक पत्र इसको लिखा गयासुद्दीन को कि अगर आप मुझे भारत का स्वतंत्र शासक एक स्थापित करते हो, या भारत का स्वतंत्र शासक नियुक्त करते हो, या आप कह सकते हो भारत का स्वतंत्र शासक बनाते हो, तो ख्वारिज्म के शाह के खिलाफ मैं आपको महत्वपूर्ण सैनिक सहायता प्रदान करूंगा। वापस एक बार बता देता हूँ, गयासुद्दीन जो गौर प्रदेश का शासक था और मोहम्मद गोरी का भतीजा था, जिसको कुतुबुद्दीन ऐबक ने पत्र लिखकर ये कहा कि अगर मुझे एक स्वतंत्र शासक के रूप में मान्यता दे दी जाती है भारत के अंदर, तो मैं ख्वारिज्म के शाह के विरुद्ध आपकी सहायता करूंगा, सैनिक सहायता करूंगा। और गयासुद्दीन जो था उसको अच्छी तरह पता था कि वह कुतुबुद्दीन ऐबक को अपने अधिकार क्षेत्र में रख पाने में असमर्थ है। इस कारण से सन 1208 में उसने कुतुबुद्दीन ऐबक को एक शासक के रूप में मान्यता दे दी, या आप कह सकते हो कि अपने गुलामी की जंजीरों से आज़ाद कर दिया था। और उससे पहले आपको बताया था कि एक महत्वपूर्ण प्रश्न भी आता है कि कुतुबुद्दीन ऐबक को जब दिल्ली और लाहौर के तुर्कों ने अपना जो आप कह सकते हो कि शासक स्वीकार कर लिया था, तो उस समय उसने अपने नाम के ना तो सिक्के डलवाए, ना अपने आप को एक तरह से शासक के रूप में स्थापित किया, उसने केवल मालिक और सिपह सालार की उपाधि धारण की थी। तो उसके बाद में आगे आपको भी बताया था 1208 के अंदर, सन 1208 में गयासुद्दीन ने उसको एक स्वतंत्र शासक के रूप में मान्यता प्रदान करते हुए उसके लिए एक शाही छत्र भी भिजवाया। तो इस प्रकार ये जो समस्या थी उसका इसने निदान कर दिया। अब उसके बाद में भारत के अंदर अगर उसे एक स्वतंत्र शासक की तरह व्यवहार करना है, या एक स्वतंत्र शासन की स्थापना करनी है, तो उसको यहाँ की मुश्किलों से भी जूझना पड़ेगा। और उसकी मुश्किलें थी, जैसे आपको बताया था, गयासुद्दीन, यल्दौज, कुबाचा, ख्वारिज्म जो शाह है, तो उनमें से गयासुद्दीन की समस्या है वो समाप्त हो चुकी थी। अब उसने भारत में क्या किया कि जितने भी जो मोहम्मद गोरी के जो गुलाम थे और जो महत्वपूर्ण शासन में महत्वपूर्ण भागीदारी थी, उनके साथ में उसने वैवाहिक संबंध स्थापित कर दिए। तो उसने जो कुबाचा था उसको अपना बहनोई बना लिया, कुबाचा को बहनोई बना लिया। इसके अलावा इल्तुतमिश के साथ में इसने अपनी पुत्री का विवाह करवा दिया था। तो इस प्रकार जो भी गुलाम जो शासन के अंदर महत्वपूर्ण भागीदारी निभाते थे, तो उनके साथ में इसने वैवाहिक संबंध स्थापित किए, धीरे धीरे भारत के अंदर एक गुलाम वंश की स्थापना करने के लिए। उसके बाद में इसको सबसे अधिक डर था वो था यल्दौज का, सबसे अधिक जो भय था उसको यल्दौज का था। तो यल्दौज ने क्या किया कि कुबाचा पर आक्रमण किया था।
यल्दोज ने कुबाचा पर आक्रमण किया और कुबाचा पर आक्रमण करके इसने मुल्तान पर अधिकार कर लिया। किसने? यल्दोज ने कुबाचा पर आक्रमण करके मुल्तान पर अधिकार कर लिया, क्योंकि कुबाचा तब तक कुतुबुद्दीन ऐबक की अधीनता स्वीकार कर चुका था, इसलिए कुतुबुद्दीन ऐबक ने आगे बढ़कर मुल्तान पर अधिकार किया और उसने उसके बाद में मुल्तान के साथ साथ गजनी क्षेत्र पर भी अधिकार कर लिया, जिस पर यल्दोज का अधिकार हो चुका था और उस समय तक यल्दोज वहां से भाग चुका था। गजनी के अंदर जो कुतुबुद्दीन ऐबक है वो केवल 40 दिनों तक रहा था और 40 दिनों तक जब वह वहाँ पर रहा था तो उसके व्यवहार से वहाँ के जो लोग हैं वो काफ़ी तंग आ गए, परेशान हो गए और कुतुबुद्दीन ऐबक का उन्होंने विरोध करना शुरू कर दिया और इसी कारण से इसको 40 दिन के बाद में वापस लौटकर आना पड़ा। और उसके बाद पर इसका एक बेनिफिट ये हुआ कि उसके बाद में यल्दोज ने उस पर कभी भी अटैक नहीं किया था या उसको परेशान नहीं किया था। उसके बाद में इस प्रकार धीरे 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 भारत के अंदर एक गुलाम वंश की स्थापना उसने कर दी थी, परंतु वह लंबे समय तक शासन नहीं कर पाया था, क्योंकि जो उसका शासनकाल है वो 1206 से लेकर 1210 तक माना जाता है। सन 1210 में इसकी मृत्यु हुई थी चौगान खेलते, जो एक पोलो टाइप का खेल होता है, तो वो खेल खेलते हुए सन 1210 में इसकी मृत्यु हो गई थी। और अगर इसके निर्माण कार्यों की बात की जाए तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने एक तो आप कह सकते हो 2.5 दिन का झोपड़ा, बनवाया था जो आपके अजमेर में है। यह एक मंदिर को तोड़कर केवल 2.5 दिनों के अंदर खड़ा किया गया था, इस कारण से इसको 2.5 दिन का झोपड़ा कहा जाता है। और इसके अलावा इसने दिल्ली के अंदर कुतुब इस्लाम नाम की मस्जिद का निर्माण भी करवाया था। तो हम कह सकते हैं कि इसने एक तो 2.5 दिन का झोपड़ा बनवाया था और एक कुतुब इस्लाम जो दिल्ली के अंदर है वो मस्जिद बनवाई थी। जो कहा जाता है कि कुतुब मीनार का निर्माण इसने करवाया था, तो कुतुब मीनार का निर्माण इसने नहीं करवाया था। कुतुब मीनार का निर्माण कार्य कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा शुरू किया गया था, परंतु उसका निर्माण कार्य संपूर्ण है वो इल्तुतमिश के कार्यकाल में हुआ था। ये आप ध्यान रखना, कुतुबुद्दीन ऐबक ने केवल निर्माण कार्य शुरू करवाया था, इल्तुतमिश ने इस कार्य को पूरा किया था। अगर कुतुबुद्दीन के निर्माण कार्य से संबंधित प्रश्न आपको पूछे जाए तो आपको ध्यान रखना है कि उसने कुतुब इस्लाम नाम की मस्जिद बनवाई थी और एक अजमेर के अंदर 2.5 दिन का झोपड़ा। और इस प्रकार ये कुतुबुद्दीन ऐबक का पूरा जीवन परिचय और उसके द्वारा जो संघर्ष किया गया था उसकी कहानी है। उसके बाद में उसका पुत्र आया था आराम शाह लंबे समय तक शासन नहीं कर पाया था और उसके बाद में आराम शाह और जो इल्तुतमिश है उनके मध्य भी जूद नामक क्षेत्र में युद्ध हुआ था और उसके बाद में इल्तुतमिश ने एक नए शासन की स्थापना की थी, जिसके बारे में मैं अगले वीडियो के अंदर बताऊंगा। तो यहाँ तक की जो जानकारी है वो शायद आपको पसंद आई होगी। धन्यवाद।